स्टूडेंट्स, सो सम मोर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। और इस सवाल में हमसे क्या पूछा है? इस सवाल में पूछा है कि एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, ये कह रहा है कि आपके पास हर लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब ऐसी इक्वेशन के जिसके अंदर आपके पास जो वेरिएबल्स हैं यानी एक्स वाई या ए बी के फॉर्म में उसकी जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। अगर 2 है, 3 है या कुछ और पावर्स हैं तो वो लीनियर इक्वेशंस नहीं होती। तो हर लीनियर इक्वेशन आपके पास क्या रिप्रेजेंट करती है? एनी आइडिया? हर लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है उसमें आप लिख सकते हैं द स्ट्रेट लाइन या सिंपल स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे भी आपकी थ्योरी को एसेस किया गया है, कोई सॉल्यूशन परफॉर्म नहीं करना। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। अब आपसे पूछा है कि द क्वेश्चन नंबर 8 में द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 आर। अच्छा, इस सवाल में आपको एक इक्वेशन दी है, वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और आपसे कहा गया कि आप इसका क्या बताएं, आप इसका एक्स इंटरसेप्ट बताएं। तो आपने लाजमी अपने मैथ्स की तैयारी करते वक्त, चैप्टर नंबर 2 की तैयारी करते वक्त आपको ये बताया गया होगा कि जब आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना होता है तो इक्वेशन में जहाँ जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ आप 0 पुट कर लें। कॉरस्पॉन्डिंगली अगर आपको y इंटरसेप्ट फाइंड करना होता तो आप x को 0 कर लेते। तो इस सवाल को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आपने इक्वेशन में y की जगह 0 पुट करना है और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो देख लेते हैं पार्ट 8 के अंदर जब आप y 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप क्या करें मिडिल टर्म ब्रेक कर लें। 6 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं ऐसे दो नंबर्स में कि अगर हमें 1 चाहिए तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x और ये रहा माइनस 6 एज इट इज, यानी प्लस के 3 और माइनस के 2 में ब्रेक करें। फिर आप इन दोनों में सिंप्लीफाई कर लें क्विकली, x कॉमन लें, x प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन लें, x प्लस 3 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको x की एक वैल्यू मिलेगी माइनस 3 और x की दूसरी वैल्यू मिलेगी आपको 2। इसका मतलब है वो जो दो इंटरसेप्ट इस गिवन इक्वेशन के होंगे वो क्या होंगे आपके पास? -3 एंड 2। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, यहाँ पे रोक के मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि जब आपने चैप्टर्स में इंटरसेप्ट फाइंड किए होंगे तो आप हमेशा एक इंटरसेप्ट फाइंड करते थे। ऐसा क्यों होता था? ऐसा इस वजह से होता था, क्योंकि आपको जो इक्वेशन दी जाती थी वो हमेशा लीनियर होती थी। आपके बुक के इक्वेशंस में सिर्फ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इसीलिए एक इंटरसेप्ट फाइंड करते थे। लेकिन यहाँ पे चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 की इक्वेशन है, तो हम दो इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। सही है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा है कि द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन विथ स्लोप 3 टू द लाइन विथ स्लोप 5 इज। अच्छा, सवाल देखिए, आपने पहचानना है कि सवाल में क्या पूछा गया है, क्या की टर्म्स हैं आपके पास। की टर्म्स ये है कि आपसे पूछा हुआ है द मेजर ऑफ द एंगल। मेजर ऑफ द एंगल का मतलब क्या है कि हमें क्या फाइंड करना है? हमें यहाँ पे फाइंड करना है थीटा और हमें क्या गिवन है? दो स्लोप्स गिवन है, एक स्लोप 3 है, एक स्लोप 5 है। अच्छा, अब आपने फॉर्मूला याद रखना होगा। इसको हम किस फॉर्मूले की मदद से करेंगे? इसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अच्छा, अब आपने डिसाइड करना है कि m1 किसको लेना है और m2 किसको लेना है। इस सवाल के अकॉर्डिंग आपको कहा गया है फ्रॉम अ लाइन विथ स्लोप 3। तो फ्रॉम अ लाइन का मतलब यह है कि वो जो लाइन है आपके पास जिसका स्लोप 3 है वो नीचे वाली लाइन है। फॉर इंस्टेंस तो आपके पास जो m1 है वो 3 है और ये जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा है टू द लाइन, यानी इसके अंदर आपने टू द लाइन और फ्रॉम अ लाइन को जो है थोड़ा सा देखना है। फ्रॉम अ लाइन के साथ जो स्लोप लिखा हुआ है उसको आपने m1 लेना है और टू द लाइन के साथ जो आपको स्लोप दिया हुआ है उसको आपने m2 लेना है। तो फॉर इंस्टेंस m2 आपके पास ये है, आपने इसके दरमियान में एंगल बताना है। तो m2 की वैल्यू 5 है। इसके अंदर थोड़ी सी सोल्यूशन रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, ऊपर में क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3 क्या होगा? 2 और ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 5 और 3 मिलके, यानी 5 3 ज़ा 15। थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 16। थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16।
तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स और क्या होगा 1/8, ये है इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, सिंपल थोड़ा सा सोल्यूशन परफॉर्म करना है, आपको आंसर मिल जाएगा विच इज 10 इनवर्स 1/8। ओके, चलें अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 रिपीट हुआ है। अभी हमने क्वेश्चन किया था ना, द स्लोप ऑफ अ लाइन विच बाइसेक्ट्स फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट इज। अगेन अगर रिपीट है तो क्यों लिख रहे हैं, मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस जो रिपीट भी हो रहे हैं वो भी लिख रहा हूँ कि देयर आर सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कि रिपीट हो रहे होते हैं। किस तरह के, इस तरह का क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो चुका है कि एक ऐसी लाइन का आप स्लोप बताएं जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि उसका आंसर क्या होता है आपके पास 1, और हमने थ्योरी भी समझी थी उसकी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि पार्ट 10 का आंसर है हमारे पास 1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास थ्योरी का क्वेश्चन है, द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस सवाल में आपसे कहा गया है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, आपके पास एक ट्राइंगल है। अच्छा, अब एक ट्राइंगल के 3 मीडियंस होते हैं, एक मीडियन ये होता है, एक मीडियन ये होता है और एक मीडियन आपके पास ये होता है। वो पॉइंट्स के जिस पे तीनों मीडियंस आके मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, या जो उनका कॉन्करेंट पॉइंट होता है, ये क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है सेंट्रॉइड। ओके, तो थ्योरी का क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। दिस इज नोन एज द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सेंट्रॉइड। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। तो अब हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। रिमेनिंग है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा है कि द स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन इज। एक वर्टिकल लाइन का स्लोप कितना होता है। अच्छा, अब आपको कुछ कांस्टेंट वैल्यूज याद रखनी है। वो कांस्टेंट वैल्यूज क्या याद रखनी है, वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है, अब वाई एक्सिस कह सकते हैं। तो वाई एक्सिस लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है क्या, या तो 1/0 या आप कह सकते हैं इन्फिनिटी। ये कांस्टेंट वैल्यू है, आपको कोई सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा बता सकते हैं कि एक वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होता है वो आइदर, इट डिपेंड्स कि अब आपके पास ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, या तो 1/0 दिया हुआ होगा या दिया हुआ होगा इन्फिनिटी। जो भी दिया होगा आप उसका करेक्ट आंसर मार्क कर लें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर ये आपसे पूछते वर्टिकल लाइन के बजाय हॉरिजॉन्टल लाइन, या आपसे एक्स एक्सिस कहते हैं, तो उस लाइन का स्लोप होता हमारे पास 0। ठीक है, और एक और चीज़, अगर आपसे स्लोप के बजाय इंक्लिनेशन पूछी जाती, इंक्लिनेशन का मतलब एंगल, अगर स्लोप के बजाय एंगल कहा जाता एक वर्टिकल लाइन का, तो आप आंसर क्या देते, 90 डिग्री। ओके, गेटिंग द पॉइंट। तो एक सिंगल एमसीक्यू से हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि और किस तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा है, इफ स्लोप ऑफ अ लाइन इज -2, एक लाइन का स्लोप अगर -2 है एंड y इंटरसेप्ट इज 3, और उसका y इंटरसेप्ट अगर आपके पास 3 है, आप बताएं उसकी इक्वेशन क्या होगी। द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी। तो आपने लाजमी तौर पे अपने चैप्टर में वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन या वेरियस इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन को स्टडी किया होगा, उसके अंदर आपने बहुत सारी इक्वेशंस देखी होंगी। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको स्लोप दिया हुआ है और आपको इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए, टू इंटरसेप्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला? नहीं ना, हमें ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कि जिसमें आपको स्लोप गिवन है और इंटरसेप्ट, विच इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला क्या था हमारे पास, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अच्छा, अब आपके पास स्लोप की वैल्यू क्या है, -2, और y इंटरसेप्ट क्या है आपके पास, y इंटरसेप्ट है 3। तो आपके पास स्लोप आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से, और y इंटरसेप्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं c से। आप कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यूज पुट कर लें, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, m की जगह वैल्यू पुट करें -2, x अपनी जगह मौजूद है, और c की जगह वैल्यू पुट करें 3। थोड़ा सा अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू -2x प्लस 3। नॉर्मली जो इक्वेशंस होती है उसमें x हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2x प्लस y -3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। सिंपल, मैंने क्या करा, -2x को यहाँ ला के +2x कर लिया, y अपनी जगह मौजूद, और 3 को ला के मैंने -3 कर लिया।
तो इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 2 के 13 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन अभी भी आपके पास पेपर्स के अंदर और क्वेश्चंस मौजूद हैं। क्वेश्चंस की तादाद इस चैप्टर में ज़्यादा है। प्रीवियसली आपसे हर चैप्टर में यानी हर साल इस चैप्टर नंबर 2 से कम 2 MCQs पूछ लिए जाते थे, या 3 MCQs भी कभी कभार पूछ लेते थे। तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ MCQs थोड़े ज़्यादा हैं। तो चलें अब हम कुछ और MCQs सॉल्व करते हैं।